ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टडी करते हैं पुली कंस्ट्रेंट्स, राइट। पुली कंस्ट्रेंट्स देखिए पुली कंस्ट्रेंट से क्या मतलब है समझिए। पुली कंस्ट्रेंट से मतलब है बच्चों कि मान लीजिए ये पुली है और इसके नीचे यहां पर एक ब्लॉक कनेक्टेड है और वो ब्लॉक मान लीजिए कि A1 एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है और यहां पर भी एक ब्लॉक कनेक्टेड है और वो A2 एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है और यहां पर भी एक ब्लॉक कनेक्टेड है जो A3 एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है। तो कुल मिला के हमें ये पता लगाना है कि A2, A1, A3 आपस में कैसे रिलेटेड है। ओके, तो देखिए इसके दो तरीके हैं इसको समझने के। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि आप पुली के फ्रेम में आ जाओ। किसके फ्रेम में आ जाओ? पुली के फ्रेम में, यानी पुली के सेंटर के फ्रेम में। तो इन द फ्रेम ऑफ पुली, तो पुली के फ्रेम में क्या दिखेगा आपको? आपको दिखेगा कि पुली रुकी हुई है, ठीक है। ये पार्ट रेस्ट में होगा, ये रेस्ट हो गया क्योंकि आप इसके फ्रेम में है ना, पुली के सेंटर से। पर वो रुकी हुई का मतलब ट्रांसलेटरी रुक गई है, आप पुली के सेंटर के फ्रेम में है, राइट। तो ये जो इधर वाला पॉइंट है ये आपको दिखेगा कि ये जा रहा है A1 माइनस A2 एक्सेलरेशन से, क्योंकि जब आप मान लीजिए इस पॉइंट का नाम A रख देते हैं, इसका B रख देते हैं, इसका C रख देते हैं, तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ A चाहिए विद रेस्पेक्ट टू B। तो एक्सेलरेशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B निकालना है तो एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B। अब A का एक्सेलरेशन था A1 और B का एक्सेलरेशन था A2, समझ गए। सिमिलरली C का एक्सेलरेशन चाहिए, तो C का अगर एक्सेलरेशन आपको निकालना है बच्चों B के रेस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू B, तो वही एक्सेलरेशन ऑफ C माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B। एक्सेलरेशन ऑफ C है A3 माइनस A2। ओके, तो ये आ जाएगा A3 माइनस A2। अब ध्यान से सुनो, अब अगर ये पुली रुकी हुई है तो ये तो एक नॉर्मल एटवुड मशीन है, तो नॉर्मल एटवुड मशीन में ये वाला एक्सेलरेशन और ये वाला एक्सेलरेशन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। याद आया? तो कुल मिला के आप कहोगे सर याद आ गया बिल्कुल। रुकी हुई पुली में तो आपने सिखाया था कि ये जितना ये A से नीचे जाएगा तो ये A से ऊपर जाएगा, मतलब इन दोनों के एक्सेलरेशन इक्वल एंड अपोजिट है। तो मैंने कहा कि A1 माइनस A2 A3 माइनस A2 के इक्वल है और अपोजिट भी है, तो अपोजिट को ये माइनस साइन इंडिकेट करेगा। ओके बच्चों, तो अब आप कह देंगे कि A1 माइनस A2 इज इक्वल टू माइनस का A3 और प्लस का A2। तो ये A1 प्लस A3 इज इक्वल टू 2A2। तो फिर रिलेशनशिप क्या आई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और वो आई कि A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3 बाई 2। ओके बच्चों, तो दिस इज आवर रिलेशनशिप, मतलब दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दी थ्री एक्सेलरेशंस। ओके, आई होप यू गॉट इट। अब इसी का मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये एक बात बताओ, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ये हो कैसे रहा है? तो ये हो ऐसे रहा है कि पुली चलते हुए नीचे जा रही है। कहने का मतलब पुली में दो मोशन है, एक ट्रांसलेटरी और एक रोटेटरी, राइट। तो अगर आप ये इमेजिन करो कि पुली केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, तो आप कहोगे कि सर अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A2 है तो फिर इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन A2 होगा और इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन A2 ही होगा, सबका A2 होगा। ओके, इफ देयर इज ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, इफ देयर इज ओनली ट्रांसलेटरी मोशन। तो अगर ट्रांसलेटरी मोशन है तो इसका A2, इसका भी A2, इसका भी A2, सबका A2, यहाँ भी A2, यहाँ भी A2, यहाँ भी A2, यहाँ भी A2, हर जगह का A2। पर इसमें एक रोटेटरी मोशन भी आ गया बच्चों। तो रोटेटरी मोशन के चलते कोई तो रेडियस होगी इसकी, तो रोटेटरी मोशन के चलते मैंने ऐसे मान लिया कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो इस पॉइंट का एक एक्सेलरेशन नीचे की ओर आ जाएगा बच्चे, जो कि हो जाएगा R अल्फा, और इस पॉइंट का एक एक्सेलरेशन ऊपर की ओर आ जाएगा जो कि R अल्फा हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे जो नेट एक्सेलरेशन होएगी वो होएगी आपका A2 प्लस R अल्फा। मान लो कि A2 बड़ा है, R अल्फा छोटा है, तो ये एक्सेलरेशन आ गया हमारा A2 प्लस R अल्फा।
क्लियर। पर याद करो A2 प्लस आर अल्फा तो A3 हो गया ना बच्चों। तो कहने का मतलब A2 प्लस आर अल्फा इज इक्वल टू A3। ओके, अब यहां देखो मैंने कहा ना A2 बड़ा है आर अल्फा से, तो इस पॉइंट का ऊपर की तरफ आर अल्फा एक्सेलेरेशन हो जाएगा, पर आर अल्फा छोटा है तो इस पॉइंट का नेट एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ होगा A2 माइनस आर अल्फा। पर वो तो A1 है, क्योंकि ये तो मेरा पॉइंट A है ना, और ये C है और ये B है। बात समझ में आ रही है? तो B पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि B तो कनेक्टेड, सेंटर से कनेक्टेड है ना, वो तो घूम ही कहाँ रही है पुली, पर इस पे तो फर्क पड़ गया ना। तो इसका एक्सेलेरेशन हो गया A2 माइनस आर अल्फा, वो A1 है, याद है, दिस इज A1। तो आप कहोगे सर A2 माइनस आर अल्फा इज इक्वल टू A1। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहां से 2A2 आएगा और ये हो जाएगा आपका A1 प्लस A3, और फाइनल आंसर फिर से यही आ गया। आई बात समझ? तो कुल मिला के बच्चों ये हमारा रिलेशन है, कंस्ट्रेंट रिलेशन, और ये बहुत ही काम आएगा। और जितने भी मूवेबल पुली के क्वेश्चन होंगे, कितने भी हो, मतलब कैसे भी हो, 1 पुली, 2 पुली, 4 पुली, 10 पुली, कितनी भी पुली हो, सब में ये यूज हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं, थोड़ा सा और आइडिया देता हूं आपको। देखो मिटा दो इसको, चलिए मिटा देता हूं। देखो बच्चों, जैसे सपोज करो कि ये एक पुली है, और ये पुली जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से नीचे जा रही है और घूम बिल्कुल नहीं रही है। तो अगर ये घूम बिल्कुल भी नहीं रही है तो इसका एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, इसका भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, और इसका भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। ठीक है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं घूम रही है। तो होपफुली आप समझ गए। अब सपोज करो एक और पुली है, सो दिस इज वन मोर पुली, और ये पुली जो है ये यहाँ पे रुकी हुई है, पर ये घूम जरूर रही है। तो घूमने के चलते ये पॉइंट, मान लो इसकी रेडियस 2 मीटर है बच्चे, और अल्फा जो है वो 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर? तो अब ये 6 सुन रहे हैं ना आप, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ए इक्वल टू आर अल्फा, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। ओके बच्चों, तो अब एक काम करते हैं, नाम रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम A, इसका B, इसका C, ऐसे ही इसका A, इसका B और इसका C। तो अब क्या करेंगे अपन करेंगे ये कि इमेजिन करेंगे कि एक पुली ऐसी है जिसमें दोनों चीजें हो रही हैं, राइट? तो मान लीजिए कि दोनों चीजें हो रही हैं। अब जब दोनों चीजें हो रही हैं तो ये वाला जो पॉइंट है ये 5 के एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा ना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। और ये वाला पॉइंट, इसको पुली के रोटेशन के चलते 6 के एक्सेलरेशन से ऊपर जाना था, पर पुली के ट्रांसलेशन के चलते 5 के एक्सेलरेशन से नीचे जाना था। तो इफेक्टिवली ये 1 के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ओके बच्चों, और ये वाला पॉइंट जो है पुली के रोटेशन के चलते 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जाना था, और ट्रांसलेशन के चलते 5 से नीचे जाना था, तो ये 11 से नीचे चला जाएगा। अब आप कहेंगे सर 11 का और 1 का एवरेज तो 6 आना चाहिए, ये तो 5 ही आया। पर यहाँ पे आप -1 लेंगे ना भाई, अगर ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो ये नेगेटिव ले लीजिए आप। तो कुल मिला के 11 प्लस माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 5 आ गया। बोलो समझे? यानी A1 इज -1, A2 इज प्लस, A3 इज प्लस 11, तो दिस इज A1 विच इज एक्चुअली -1। समझ गए ना? तो इस तरह से आपको पुली कंस्ट्रेंट क्या है वो मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा। ठीक बच्चों, तो आप देख सकते हो कि इसका एक्सेलरेशन डिफरेंट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये होता कि पुली केवल ट्रांसलेट कर रही है तो तीनों का सेम, अगर पुली केवल रोटेट कर रही है तो इसका और इसका इक्वल एंड अपोजिट।
अगर ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों है तो इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तीनों का डिफरेंट। ओके, अब मैं एक और केस कंसिडर करता हूं। सपोज करो कि रेडियस 2 मीटर के बजाय 1 मीटर है। कितनी है बच्चे? 1 मीटर। तो अगर रेडियस 1 है तो ये 3 के एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा, फिर ये 3 के एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा। अब ये दोनों सुपर इंपोज करा दो तो ये तो 5 ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो रोटेशन का कोई रोल ही नहीं है, रेडियस ही तो चेंज किया हमने, तो रोटेशन का तो कुछ हुआ ही नहीं। ओके बच्चों, तो अब ये 5 से जा रहा है तो ये कितने से जा रहा है? रोटेशन के चलते ये 3 से ऊपर जा रहा है और ट्रांसलेशन के चलते 5 से नीचे, तो इफेक्टिवली ये 2 से नीचे जाएगा ना। समझ गए बच्चों? तो अब ये 2 के एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा पॉइंट, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब ट्रांसलेटरी के चलते ये 3 से नीचे जाना था और ट्रांसलेटरी के चलते ये 5 से नीचे जाना था और रोटेटरी के चलते 3 से नीचे जाना था। तो ये दोनों के चलते 8 से नीचे जाएगा ना, तो 8 और 2 10 का आधा 5। बात समझ आ गई? तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया। ठीक है बच्चों, तो बस अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए देखिए बच्चों, सपोज करो कि ये कोई पुली है और इस पुली के इस एंड का एक्सेलेरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका एक्सेलेरेशन है 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका एक्सेलेरेशन है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो बच्चों आप करेंगे ऐसे, आप कहेंगे 5 इज इक्वल टू 13 प्लस a बाई 2, यानी कि 10 इज इक्वल टू 13 प्लस a, यानी a इज इक्वल टू -3। तो व्हाट डज माइनस साइन मीन्स? सो माइनस साइन मीन्स दैट कि ये पॉइंट a, मान लो इसका नाम a है, इसका c है, इसका b है, तो द पॉइंट a will not go down, it will go actually up with an acceleration 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ आ गई? तो उम्मीद है आप समझ गए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही एक और क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ का पता नहीं हमें एक्सेलेरेशन कितना है, हाँ यहाँ का पता है। सपोज मान लीजिएगा कि इसका एक्सेलेरेशन है, ए का एक्सेलेरेशन है नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सी का एक्सेलेरेशन है ऊपर की तरफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें बी का बताना है। तो अब आपकी मर्जी है, आप या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे अपवर्ड को। तो मान लो आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया, क्लियर। तो आप कहेंगे कि एक्सेलेरेशन ऑफ ए इज एक्चुअली प्लस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एक्सेलेरेशन ऑफ सी इज एक्चुअली -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एक्सेलेरेशन ऑफ बी इज एक्चुअली 20 प्लस -8/2 विच इज एक्चुअली 12/2, दैट इज 6। तो बी का एक्सेलेरेशन नीचे की ओर होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों अब तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरी क्लैरिटी आ गई है, राइट। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप वो कर लेंगे। ओके, चलिए करते हैं, देखिएगा। मिटा दो, ओके। देखिए बच्चों, क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं कह रहा था कि सपोज करें कि एक क्वेश्चन ऐसा है,
ये सपोज करें कि ये है 50 kg का ब्लॉक और ये है हमारा मान लीजिए 40 kg का ब्लॉक और ये मान लीजिए 30 kg का ब्लॉक है। इसका नाम A है, इसका B है, ओके, और इसका C है। तो पुलीज आर मासलेस, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ C, ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, किसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है? C का। तो उम्मीद है आप क्वेश्चन तो समझ गए कम से कम। ठीक है, चलिए तो करते हैं फिर। तो कैसे करेंगे? करेंगे ऐसे कि ये मान लेते हैं कि यहाँ पे टेंशन T है, तो यहाँ भी T होगी, ठीक है ना, और यहाँ भी T होगी और यहाँ भी T होगी। अब जैसे कि आपको याद होगा, मैंने एक बार कहा था कि रस्सी केवल खींच सकती है, तो रस्सी इसको ऊपर खींच रही होगी, इसको ऊपर खींच रही होगी और इसको भी ऊपर खींच रही होगी, है ना। यहाँ लेकिन टेंशन 2T होगी। ये 2T वाली बात क्यों है ये आप समझ जाओ। देखो इस पुली की बात करते हैं, तो मैंने कहा ना पुली मासलेस है, तो इस पुली पे अगर ऊपर को टेंशन T है, यहाँ पे भी T है, तो मान लो नीचे को T डैश है, ओके, और मान लेते हैं कि इसका कुछ एक्सेलेरेशन है डाउनवर्ड, तो इसका एक्सेलेरेशन है AP, पर मास इसका 0 है, तो ये नीचे को लग रहा है T डैश और T 2T ऊपर को लग रहा है, तो इज इक्वल टू मास ऑफ द पुली इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द पुली। अब मास ऑफ द पुली है 0, कितना है? 0। तो अगर पुली का मास 0 है तो 0 इंटू 0 0, तो T डैश माइनस 2T इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब T डैश इज इक्वल टू 2T। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई पुली दिखेगी तो अगर उसकी एक तरफ एक्सेलरेशन टेंशन T है, एक तरफ T है, तो नीचे की तरफ यानी जो सेंटर से कनेक्टेड स्ट्रिंग है उसमें आप टेंशन 2T आराम से लिख लोगे, ओके। तो ये तो बात हुई टेंशन की, पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हमें C का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखो बच्चों दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा, एक शॉर्टकट है एक लॉन्ग कट है, ओके। देखिए तो शॉर्टकट मेथड, मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका एक्सेलरेशन A2 है और इसका एक्सेलरेशन A3 है, ओके। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन देखते हैं, तो T इज इक्वल टू 50 A1। अब हम उसकी इक्वेशन देखते हैं, तो T इज इक्वल टू 40 A2। अब हम इसकी इक्वेशन देखते हैं, तो 30G माइनस 2T इज इक्वल टू 30 A3। अब आप कहेंगे कि सर देखिए तीन इक्वेशन बना दी आपने फटाफट। एक तो ये न्यूटन लॉ की इक्वेशन मैंने A के लिए लिख दी, ये फिर मैंने B के लिए लिख दी और ये मैंने C के लिए लिख दी। नोटिस A के लिए मैंने जो है ना हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लिए हैं, क्योंकि A मूव ही हॉरिजॉन्टली करेगा। B के लिए भी मैंने हॉरिजॉन्टली फोर्सेस लिए हैं, पर C के लिए जो है ना मैंने वर्टिकल फोर्सेस लिए हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा इसका बेचारे पे। और इस पे हालांकि वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, वो आपस में कैंसिल हो रहे होंगे। ऐसे इस पे भी एक mg लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ओके। पर ये T है, ये भी T है और ये भी T है और ये A1 A2 A3, तो 4 अननोन और 3 इक्वेशन। कुछ सुन रहे हो? बहुत नाइंसाफी है, तो इंसाफ करना पड़ेगा। इंसाफ कैसे होगा? इंसाफ होगा एक और इक्वेशन लाओ। कहां से लाएं? कंस्टेंट रिलेशन पढ़ाया था ना मैंने आपको, तो एक इक्वेशन आपको कंस्टेंट रिलेशन की लानी पड़ेगी बच्चों, और वो बड़ी सिंपल है कि ये इसका एक्सेलरेशन प्लस इसका एक्सेलरेशन इज इक्वल का हाफ इज इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन, यानी कि A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2। ये तो मैं सिखा ही चुका हूं आपको, तो बस आप लिख दीजिए 2A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। अब A3 निकालेंगे यहां से, तो A3 की वैल्यू आ जाएगी, पूरी इक्वेशन को 30 से डिवाइड कर दो, तो G माइनस 2T बाई 30, तो 2 कॉमन G माइनस 2T बाई 30 इज इक्वल टू A1 इज T बाई 50 और प्लस A2 विच इज T बाई 40। तो बस ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए कैसे लिखेंगे? 2G इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 40 बाई 30, 4T बाई 30 प्लस T बाई 50 प्लस T बाई 40, ओके। 30 40 50। अब एक ऐसा नंबर बताओ जो
तीनों के टेबल में हो, आई थिंक 600 या फिर 340 के टेबल में नहीं आएगा, तो 600, तो 600 ही करना पड़ेगा। तो 2G इज इक्वल टू, अब इसको 600 बनाना है हमें, 30 को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 600 बन जाए? कोई और छोटा नहीं है? नहीं है, 600 ही बनाना पड़ेगा जी। तो 600 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 80 आ जाएगा, 80T। और इसको 600 बनाने के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12T। और इसको 600 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते। तो 80 प्लस 15 इज इक्वल टू 95, 95 प्लस 12 इज इक्वल टू 107। तो हमारा T आ गया 1200G बाई 107, ठीक है। अब ये तो कैलकुलेशंस हैं बच्चों, अब जो भी आपका आंसर आएगा क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ओके, एक बार T आ गया तो बस अब आप यहाँ से A1 भी निकाल सकते हो, A2 भी निकाल सकते हो, A3 भी निकाल सकते हो, कोई भी निकाल सकते हो। जैसे कि T की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो A1 आ जाएगा हमारा, देखो A1 तो T/50 है ना, तो इसी को 1200 को 50 से डिवाइड कर दो, तो पहले तो 0 से डिवाइड कर दो, फिर 5 से कर दो, तो 24G आ गया, 24G बाई 107। और ऐसे ही A2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, 40 से डिवाइड कर दोगे, तो 1200 को 40 से डिवाइड करेंगे, यानी 120 को 4 से डिवाइड करेंगे, 30 आ जाएगा, तो 30G बाई 107। अब अगर आपको A3 चाहिए तो वो तो इन दोनों का एवरेज है, तो एवरेज लेने के लिए 24 प्लस 30 विच इज 54 का आधा कर दो 27, तो A3 आ गया बेटा 27G बाई 107। तो एक तो ये तरीका हुआ A3 निकालने का, एक तरीका ये हुआ कि इसी में डाल दो, तो इसमें डाल देंगे तो ये कितना है A3 कहाँ सिखाऊं, चलो यहाँ सिखाता हूँ। देखो A3 की वैल्यू आ रही है बेटा G माइनस T/15, यही तो आ रही है, यहाँ से देखो A3 इज इक्वल टू G माइनस T/15। ओके, तो G तो G रहेगा, G है, G है, और T/15 यानी 1200 को अपन डिवाइड करेंगे 15 से, तो 1200 को अगर मैं डिवाइड 120 को अगर मैं 15 से डिवाइड कर दूंगा तो 8 आ जाएगा, तो 8 के साथ 0 80 हो गया, तो 80G बाई 107। अब 107 एलसीएम आ गया, तो 107G माइनस 80G बाई 107, तो कुल मिला के A3 की वैल्यू सॉल्व होके आ गई, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 27G बाई 107, वही आ गई जो उससे आई थी, ठीक है बच्चों। तो मुझे यकीन है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, ठीक है जी, चलिए बताता हूँ इसका शॉर्टकट मेथड। तो ये आप नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ शॉर्टकट मेथड। ओके, हो गया नोट? एक बार इधर करके पॉज कर लो, एक बार अब पॉज कर लो, ठीक है ना। चलिए ओके देखो बच्चों, अब मैं आपको सिखाता हूँ इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड, पर उस शॉर्टकट मेथड की प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम यह है कि वो इसी क्वेश्चन में लगता है, सब जगह नहीं लगेगा वो, लेकिन फिर भी सिखाना तो है ही। देखिए देखो बेटा, ऐसा करते हैं कि देखो जो फोर्स है ना दोनों पे बराबर है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इसका एक्सेलेरेशन मान लेता हूं 5a, तो इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा 4a। क्यों? क्योंकि फोर्स इक्वल है, तो जो एक्सेलेरेशन होंगे वो मासेस के इनवर्स रेशो में होंगे, उल्टा सोच लिया। इसका एक्सेलेरेशन मैं 4a मान लेता हूं, तो इसका समझ गया ना, t इज इक्वल टू 200 और यहाँ पे 5a। तो ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलेरेशन का जो रेशो होगा वो मासेस के इनवर्स रेशो में होगा। भाई फोर्स सेम है ना, देखो टी सेम है, तो इसके मास का रेशो है 50:40, यानी 5:4,
तो जो इनवर्स रेशियो हुआ 4:5 हुआ, तो एक्सेलरेशन 4:5 में होंगे, तो इसका 4 है, इसका 5 है, और फिर इसका 9a/2। बोलो समझे? अब इससे फायदा इससे ये हुआ कि हमारे पास वेरिएबल्स कम हो गए, 2 रह गए बस, एक तो a रह गया, एक t रह गया, तो 2 इक्वेशन बना के काम चल जाएगा। ठीक है ना, समझ गए? ट्रिक समझ गए आप? ये यहीं पे लगती है क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स है, mg है ही नहीं। अगर mg का कोई भी कंपोनेंट एक्ट कर रहा होता तो फिर हम उनके एक्सेलरेशन उस रेशियो में नहीं ले सकते थे। बात समझ में आ रही है? अभी mg है ही नहीं, बस हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इस पे भी t है, इस पे भी t है, मतलब नेट फोर्स दोनों पे बराबर है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन जो है मासेस के इनवर्स रेशियो में है। कुछ समझे? ओके देखो, तो इसकी इक्वेशन आ गई बेटा, t = 50 × 4a। अब इसकी इक्वेशन देखो, 30g - 2t = 30 × में 9a/2। तो ये काट देते हैं हम, 15 आ गया, तो 30g, अब t की वैल्यू तो ये है ना 200, तो 30g - 200a × -400a = 15 9s are 225a। So 30g = 625a। ओके, हाँ 15 9s कितने होते हैं? 15 9s 225 नहीं होते हो, तो 15 होते हैं भैया, तभी तो 15 9s होते हैं आई थिंक 135 तो 135 + 400, 135 + 400 इट इज 535 है ना। तो ये 5 के टेबल में आ जाएगा, तो 5 से कट गया 6 और 5 से कट जाएगा 107, तो a की वैल्यू आ गई बेटा 6g/107। अब क्या चाहिए अपने को चाहिए 9a/2, तो एक्सेलरेशन ऑफ c हो गया जी 6 × में 9/2/107a g। 3 9s are 27, 27g/107 हो गया ना छोटा सा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो ठीक है।